हेलो एंड वेलकम टू मिकीपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज की वीडियो में आई हैव कम अप विद फुल मॉक टेस्ट ऑन जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो आई हैव कम अप विद 30 क्वेश्चंस जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे कंपोनेंट्स। सो यू विल कम टू नो कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो इंटरमिक्स करके पूछे जा सकते हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई टू थिंग्स, जिसको लास्ट वीडियो को लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे दो चीज़ों में, उसको मैं पहले क्लैरिफाई कर दूँ, देन उसके बाद आई स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग वाज, जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर। सो रिमेंबर, बहुत बच्चे कुलगाम और पुलवामा में कंफ्यूज्ड हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस वंस एंड फॉर ऑल कि राइस टाउन जो राइस बाउल ऑफ कश्मीर है, इट इज़ पुलवामा। पहले कुलगाम होता था बट नाउ इट इज़ पुलवामा। सो अगर क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू आंसर इट पुलवामा। ठीक है, एक चीज़ आपकी वो क्लैरिफाई करनी थी। दूसरी चीज़ थी एप्पल्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड। देखिए, आपने शायद क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं है। मैंने पूछा था क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी is the district with the largest production of apples. So district मैंने पूछी थी ना, everybody is writing there Sopore is the apple town, Sopore is the apple town. So I know भाई Sopore is the apple town, but question में apple town नहीं पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है एप्पल की। सो सोपोर इज़ देयर इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। सो Baramulla district as a whole is considered as that district which produces the highest amount of apple in the state in the union territory of J&K. So ये दो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। I need to clarify these things. ठीक है, सो चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा भी साथ साथ कि किस तरह आपने, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो उसको भी अटेम्प्ट किस तरह आपने करना है। क्लियर है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू द एरेस्टवाइल स्टेट ऑफ J&K सर्व्ड एज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो इनमें से कौन सी शख्सियत ऐसी है जो जम्मू कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते थे और इंडिया के थर्ड चीफ जस्टिस रहे हुए हैं। सो इनका नाम तो ऑलमोस्ट सब ने सुना होगा, जिसने भी थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज पढ़ी है तो ही और शी मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। सो वो थे जस्टिस मेहरचंद महाजन। सो जस्टिस MC महाजन जो है वो थर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Who among the following artists wrote under the pen name अलमस्त कश्मीरी? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सो कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जो लिखता था अंडर द पेन नेम, जिसको तखल्लुस बोलते हैं, पेन नेम अलमस्त कश्मीरी? ही वॉज एन आर्टिस्ट। सो आपको इन चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक है वो। सो रिमेंबर, द राइट आंसर इज दीनानाथ वली। सो मिस्टर दीनानाथ वली जो थे, ही रोट अंडर द पेन नेम अलमस्त कश्मीरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न विमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में यही क्वेश्चन आएंगे इसी तरह के आपको। सो हु इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न विमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज? सो पहली मॉडर्न विमेन पोइट डोगरी लैंग्वेज की इन चारों में से कौन थी? सो कौन है इनफैक्ट? ठीक है, सो पद्मा सचदेव इज़ द राइट आंसर। सो पद्मा सचदेव इज़ द फर्स्ट मॉडर्न विमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, RS पुरा इन जम्मू। सो रणबीर सिंह पुरा इन जम्मू इज़ फेमस फॉर, सो यू ऑल मस्ट हैव हर्ड दिस, कि रणबीर सिंह पुरा जम्मू में फेमस है बासमती राइस के लिए। सो ये ध्यान रखिएगा। सो RS पुरा इज़ फेमस फॉर बासमती राइस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? सो यू ऑल नो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। सो वही पूछा कि उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी। सो रिमेंबर, द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 with
सच्चिदानंद सिन्हा एज द इंटरिम प्रेसिडेंट। उस टाइम बेसिकली इंग्लैंड में भी और इंडिया में उसी को फॉलो किया था। देयर वाज अ कन्वेंशन कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते थे असेंबली के, उनको बनाया जाता था उसका प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उस टाइम सीनियर मोस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो इंटरिम यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट उनको बनाया गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को जब नेक्स्ट मीटिंग होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो फुल टाइम प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट्स कमिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय। सो जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मेजर कमिटीज़ थी उनमें से देयर वाज वन स्टेट्स कमेटी। सो स्टेट्स कमेटी जो थी उसका चेयरमैन कौन था? सो ध्यान रखिएगा, द राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स कमेटी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। So right to form cooperative societies is enumerated in which article? So remember, after the 97th Constitutional Amendment Act of 2011 ये cooperative societies बनाना ये हमारा फंडामेंटल राइट बन गया। अब वही पूछा गया है कि ये फंडामेंटल राइट है तो सही, बट किस आर्टिकल के अंडर ये फंडामेंटल राइट है? सो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 जिसके अंडर हमको 6 फ्रीडम्स दी गई हैं, उसी में जहाँ है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, वहीं ऐड किया गया था राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो इट इज़ देयर इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor is enshrined in which article? So it is a directive principle of state policy जो ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। सो वही पूछा है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर इज एंश्राइंड इन विच आर्टिकल? सो इनमें से किस आर्टिकल में ये एंश्राइन किया गया है, मतलब लिखा गया है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज आर्टिकल 39A। सो आर्टिकल 39A में ये ऐड किया गया है। सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज। सो बेसिकली इकोनॉमी ऑफ इंडिया का कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड। सो रिमेंबर द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन दी ग्रॉस वैल्यू एडिड। और ये ध्यान रखिएगा, ये रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है जो 2020 में आया था इकोनॉमिक सर्वे। सो इट इज़ 16.5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडिड। सो इकोनॉमी में जितनी भी वैल्यू ऐड होती है उसका 16.5% इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। दिस यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बट अब इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है इन दी ग्रॉस वैल्यू एडिड? सो इट इज़ अराउंड 30% दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 30% वैल्यू ऐड करता है टू द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आप सबको पता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक इशू करता है, और इंडिया सब्सिक्वेंटली 2014 ऑनवर्ड्स इंडिया की रैंकिंग जो है वो बेटर होती जा रही है। सो वही पूछा है कि 2020, ये बेसिकली इट इज़ 2020 का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिलीज़ हुआ है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ 63। सो 63 थर्ड रैंक जो है वो इंडिया का है इन द 2020 ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, the 11th schedule of the constitution. So you all know 11th schedule deals with पंचायती राज के साथ डील करता है बेसिकली 11th schedule. So 11th schedule was added by 73rd Constitutional Amendment Act of 1992. So कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया है। So पूछा है कि इसमें कितनी आइटम्स यानी कितने सब्जेक्ट्स इसमें दिए गए हैं जो कि पंचायत की ज्यूरिसडिक्शन में रखे गए हैं कि पंचायत उस पर फैसला ले सकती है या पंचायत उस चीज़ को देख सकती है। सो रिमेंबर 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद 29 फंक्शनल आइटम्स। सो 29 फंक्शनल आइटम्स जो है वो पंचायत के परव्यू में रखी गई है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग मेक्स द प्रोविजंस फॉर द ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पंचायत? सो
पंचायत के जितने अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिटिंग कैसे होगी या कौन करेगा, उसका प्रोविज़न बनाने की पावर किसके पास है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। सो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोकल गवर्नमेंट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। जो लोकल गवर्नमेंट है ये स्टेट के पर्व्यू में आती है, यानी स्टेट लिस्ट में आती है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो है वो किसके पास रहेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास रहेगा। सो राइट आंसर इज स्टेट लेजिस्लेचर। सो स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक द प्रोविजन फॉर द ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द पंचायत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has the power to apply the provisions of 73rd Amendment Act to the Union Territories? So इनमें से किसके पास ये पावर है कि वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस को यूनियन टेरिटरीज़ में अप्लाई करवा सके। सो ध्यान रखिएगा, द ऑप्शंस आर पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी और प्रेसिडेंट। सो क्योंकि यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं उनका जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो प्रेसिडेंट होता है, इसलिए वो पावर भी किसके पास चली जाती है, प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। सो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट टू द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following has been constructed by the Mughal governor Ali Mardan Khan in 1632? सो इनमें से किसने जो था कौन सी जगह जो है वो मुग़ल गवर्नर अली मर्दान खान ने बनवाई थी 1632 में। सो रिमेंबर ये जो जगह है ये बनवाई थी शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिको, शाहजहां का जो एक तो औरंगज़ेब बेटा था, दूसरा दारा शिको था, दारा शिको को गिफ्ट करने के लिए मुग़ल गवर्नर अली मर्दान खान से बनवाई गई थी 1632 में। सो उस जगह का नाम है चश्मे शाही। सो देयर वाज अ स्प्रिंग के आगे पीछे देयर इज़ अ गार्डन, सो जिसको चश्मे शाही कहा जाता है श्रीनगर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज तख्त सुलेमान? सो इनमें से किसको तख्त सुलेमान भी कहा जाता है? सो योर ऑप्शंस आर हजरत बल श्राइन, शंकराचार्य टेम्पल, हरि पर्वत, मार्तंड सन टेम्पल। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज तख्त सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शंकर गौरीश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन? सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा कि शंकर गौरीश्वरा टेम्पल मतलब टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड शिवा। तो शंकर गौरीश्वरा टेम्पल कहाँ पे है? तो ध्यान रखिए, द राइट आंसर इज बारामूला। सो इट इज़ देयर इन बारामूला, पट्टन में है। पट्टन इज़ अ टाउन इन बारामूला, वहाँ पे यू विल फाइंड शंकर गौरीश्वरा टेम्पल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चरारे शरीफ इज़ अ श्राइन डेडिकेटेड टू विच कश्मीरी सूफी सेंट? सो चरारे शरीफ जो है वो किसकी याद में बनवाया गया है? सो ध्यान रखिएगा, द राइट आंसर इज़ नंद ऋषि। सो नंद ऋषि की याद में चरारे शरीफ, और नंद ऋषि की जो क्रीमेटरी है जहाँ पे उनको दफनाया गया है दैट इज़ चरारे शरीफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी, गोल 15 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेट्स टू? सो यू ऑल नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल्स की लिस्ट है। सो वही पूछा कि गोल 15 जो है वो किससे रिलेट करता है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे पढ़े भी हैं सो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब देखिए जेंडर इक्वालिटी, अगर किसी ने भी SDGs पढ़े हैं तो ही और शी मस्ट नो कि जेंडर इक्वालिटी फर्स्ट वाले गोल्स में है, 1 2 3 4 में किसी में है। ठीक है। सो रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज़ भी स्टार्टिंग वाले गोल्स में है। ऑप्शन लास्ट में आपके पास ये दो बच जाते हैं, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड। सो देखिए आपका गलत करने का चांस 50% कम हो जाता है कि आपको 4 में से 2 ऑप्शंस पे आ गए। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ लाइफ ऑन लैंड। सो आई एम स्टिल टेलिंग यू, मेरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की वीडियो तो नहीं है शायद, बट स्टिल यू नीड टू हैव एन आइडिया कि आपको 17 के 17 गोल्स जो हैं वो लर्न करने हैं किसी भी तरह। यू हैव टू डू इट, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे। जस्ट गोल कि गोल 13, गोल 14, गोल 15 क्या बोलता है। सो यू मस्ट नो दैट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर लीगली बाइंडिंग और नॉट लीगली बाइंडिंग? इसका मतलब ये होता है
लीगली बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी कंट्री ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साइन कर दिया है, मतलब उस ग्रुपिंग का पार्ट ले लिया कि हाँ हम इसको अप्लाई करेंगे, तो वो उसके ऊपर फिर बाइंडिंग बन जाती है कि उसको कुछ भी करके वो करवाना ही करवाना है। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक कंट्री का अपना डेवलपमेंट का लेवल है, अपनी उसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लीगली बाइंडिंग बना देते तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज उस डॉक्यूमेंट को साइन ही ना करती। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ये फिर बाइंडिंग हो जाती कि उनको ये फॉलो करना ही करना है। सो अभी क्या है कि हाँ सिग्नेटरीज हैं कंट्रीज, बट वो अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसको फॉलो कर रही हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following was the direct consequence of the Brundtland Commission's report? So ब्रुटलैंड की कमीशन की रिपोर्ट जो 1987 में आई, जिसने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाया और इसको डिफ़ाइन किया। ठीक है, सो इसने डिफ़ाइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, दैट डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, सो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है उसके आने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, और वही पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कॉन्फ्रेंस जो है वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस थी ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट की। सो ध्यान रखिएगा, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया, उसके बाद जो एक समिट रखा गया दैट वाज द अर्थ समिट ऑफ 1992। इसी को रियो समिट 1992 भी बोलते हैं, जिसमें जो हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। सो ये ध्यान रखिएगा कि अर्थ समिट वाज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट इज़ अ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जैद क्रॉप। सो रिमेंबर, ग्राउंड नट इज़ अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन इन इंडिया। सो तीसरी कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो एरिया वाइज और प्रोडक्शन वाइज इम्पॉर्टेंट है इंडिया में? सो पहली दो आप ध्यान रखिएगा, राइस और व्हीट है। अब उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, ज्वार या मेज़। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ ज्वार। सो ज्वार जो है इट इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया? सो इंडिया में शुगर केन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ उत्तर प्रदेश। एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा शुगर केन होता है, उसके बाद इंडिया में होता है, और इंडिया की बात करें तो यू विल फाइंड उत्तर प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ्स इन इंडिया आर नोन एज रिट्रीटिंग मानसून? रिट्रीटिंग मानसून वो पीरियड होता है जब मानसूनल विंड्स अब वापस को जाती हैं, मतलब रिवर्सल होता है उन विंड्स का। देखो पहले साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स ऊपर को गई, बाद में सर्दी के टाइम पे अब क्या होता है, जैसे सर्दी आने लगती है ये विंड्स जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की शक्ल में वापस आने लगती हैं। ठीक है, सो रिट्रीटिंग मानसून वो पीरियड होता है जब मानसून अपनी जो डायरेक्शन है उसको वापस करता है, यानी वो रिट्रीट करता है, जहाँ गया था वहाँ से वापस आता है। तो वही पूछा है कि कौन से मंथ्स हैं जब मानसून जो है वो रिट्रीट करता है। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज अक्टूबर एंड नवंबर। ये दो महीने हैं, दीज मंथ्स आर नोन एज द मंथ्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल सुपर मॉडल has been launched recently to help monitor the COVID-19 infection. सो COVID-19 इन्फेक्शन को मोनीटर करने के लिए इंडियन नेशनल सुपर मॉडल जो है ये लॉन्च किया गया है। अब वही पूछा कि ये इनमें से किसने लॉन्च किया है वो बताना है हमको। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने लॉन्च किया इंडियन नेशनल सुपर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग हैज सेलेक्टेड विच यूनियन टेरिटरी
फॉर फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो पहला पायलट प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे नीति आयोग ने स्टार्ट किया और उसमें एक यूनियन टेरिटरी को सिलेक्ट किया गया। तो वही पूछा कि इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज J&K. J&K हैज़ बीन सेलेक्टेड as the union territory for first pilot project on sustainable development goals. Next question, which Indian university was the winner of Khelo India University Games 2020? So Khelo India University Games 2020 में कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो जीती है फाइनल में? सो द राइट आंसर इज पंजाब यूनिवर्सिटी. सो पंजाब यूनिवर्सिटी इज द विनर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस प्रोबेबली वुड बी द लास्ट क्वेश्चन. नो, वी हैव वन मोर क्वेश्चन. या विच ट्राई स्टेट सेंचुरी, ट्राई स्टेट मतलब वो सेंचुरी जो 3 स्टेट्स में फॉल करती है, हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन रिसेंटली. अब देखिए, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा उसको ऑप्शंस पढ़ते ही आंसर पता लग जाएगा. देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ नॉट अ ट्राई स्टेट सेंचुरी, इट इज़ इन उत्तराखंड, एक ही स्टेट. पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन केरला, सो सिंगल स्टेट. गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन गुजरात, सो सिंगल स्टेट. सो एक ही सेंचुरी बचती है, दैट इज़ नेशनल चंबल सेंचुरी, जो 3 स्टेट्स में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में. एंड दिस इज़ द ट्राई स्टेट सेंचुरी जिसको अभी इको सेंसिटिव जोन बोला गया है. और चंबल सेंचुरी जो है ये किसके लिए फेमस है, ये आपके लिए क्वेश्चन है. आंसर मैं अभी बता ही देता हूँ आपको, क्योंकि आप कहाँ इसको सर्च करोगे. तो चंबल सेंचुरी इज़ बेसिकली फेमस फॉर घड़ियाल, घड़ियाल्स के लिए जो है ये फेमस है चंबल सेंचुरी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन. विच इंडियन इज द रिसिपिएंट ऑफ द रिसेंट कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड? सो कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड रिसेंटली किसको मिला है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन, एक क्लू दे देता हूँ, दैट इज ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया. सो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है जादव पयांग को. So Jadav Payang is the recipient of the Commonwealth Point of Light Award and is also called as the Forest Man of India. So with this I'll end this video. 30 questions हमने डिस्कस किए and you will get an idea कि किस तरह से questions जो हैं वो पेपर में आएंगे. So अब आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ होना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे आया तो दूसरा क्रॉप्स पे आ जाएगा, दूसरा क्रॉप्स पे आया तो शायद तीसरा करंट अफेयर्स पे आ जाए. सो थोड़ा सा माइंड खोल के अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के टाइम दे के उसको फिर आंसर्स मार्क कीजिएगा. जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिकॉज गोल्डन चांस है आपके पास जॉब लेने का. सो दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट वीडियो ऑन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम. इसके साथ ही ये पूरी सीरीज़ जो है वो मैं ख़त्म करता हूँ. सो आई होप इस सीरीज़ ने आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में. एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. आई होप आप सब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, और जो नहीं भी कर पाएंगे, डोंट लूज़ हार्ट. आगे एग्ज़ाम आने वाले जो हैं हम उसकी भी प्रिपरेशन आपको जो है वो करवाते रहेंगे. आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग कि प्लीज़ गिव मी सजेशंस कि अगली वीडियोस जो हैं वो आप MCQs की फॉर्म में चाहते हो, और यू वांट कि मैं टॉपिक वाइज जो है वो आप चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊँ आपको. सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स ताकि मुझे पता चल सके. सो I'll end this video now. So I hope to see all of you soon. All the best for your exam. Okay, take care. God bless you all.